Good morning, friends. Myself, Jitendra Kumar Bairwa, Assistant Professor Physics at Government College लालसोट। आज की कंटेंट डिस्कशन में मैं बीएससी फाइनल ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक ले रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो किसी भी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। घटक न्यूक्लियन का मतलब यह है कि सभी न्यूक्लियंस को, सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स जैसे कोई नाभिक है, उसमें 4 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मान लीजिए, इस तरह से। तो कहने का मतलब है वो 8 4 12 न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए या उस नाभिक से हटाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन को निकालने के लिए, मतलब 12 में से अगर आपको एक प्रोटॉन निकालना है तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहलाएगी, या एक न्यूट्रॉन निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहलाएगी। तो आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं मेरे को, वो हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु का मैक्सिमम या अप्रोक्सीमेटली जो द्रव्यमान होता है वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है एटम्स में, उसका हम लगभग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो जेड एक्से से हम लिख सकते हैं इसको, जेड एक्से, किसी भी तत्व के नाभिक को हम जेड एक्से से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जबकि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए माइनस जेड जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एनर्जी, ये कोई मूल नाम, बाइंडिंग एनर्जी की थोड़ी सी चर्चा इसमें आ रही है कि फर्क समझ ही गए होंगे। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है सारे घटक न्यूक्लियनों को, किसी नाभिक के सारे घटक न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए या उनको विभक्त करने के लिए, घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट इज सेड टू बी बाइंडिंग एनर्जी। बट अगर हमें एक ही न्यूक्लियन, या तो वो प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, उसी को तोड़ना है, उसी को अलग करना है उस सिस्टम में से, उस मूल नाभिक ओरिजिनल न्यूक्लियस में से, दैट मीन्स दैट इज सेड टू बी एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये चर्चा हमने पहले भी की थी। अब जो बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे, जैसे मूल नाभिक है दिस, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है और हमको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए, हमको प्राप्त करने हैं, तो हमको जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है ये, दिस इज सेड टू बी एज बाइंडिंग एनर्जी। इसके फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी, एम पी नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जेड एम पी मीन्स प्रोटॉन्स का द्रव्यमान उस नाभिक। ए माइनस जेड क्या होता है? ए माइनस जेड क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एम एन मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन। तो ए माइनस जेड से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और माइनस एम ए जेड ये मूल नाभिक का द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये जो मास में जो कमी है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। दिस इज सेड टू बी एज मास डिफेक्ट।
इसको क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट किस में निकाल लिया हमने, AMU, AMU फॉर एटॉमिक मास यूनिट। पिछले वाले लास्ट लेक्चर में इसकी चर्चा कर ली थी कि एक AMU कितने मास के बराबर होता है, तो वो ऑलमोस्ट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ किलोग्राम के बराबर होता है। तो अब हम, और उसमें उससे संबंधित उसमें इनबिल्ड एनर्जी उस 1 AMU में कितनी होती है वो भी हमने वहाँ फाइंड आउट कर ली थी, 931.5 MeV। तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन वी हैव टू स्टडी, हमें स्टडी क्या करनी है यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, उसे स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, विशिष्ट बंधन ऊर्जा। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो है ग्राफ डिस्कस करेंगे। इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो इस तरह का प्राप्त हुआ है। इसको हम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो मैं यहाँ पे जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ग्राफ फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसमें हम एक ग्राफ दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में एंड मास नंबर में, कि मास नंबर ए के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस तरह से वेरिएट होती है, किस तरह से वेरिएशन आता है। तो आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं कि शुरू में जो है पहले बढ़ा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर बढ़ा, फिर मोनोटोनिकली ये कम हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि आयरन जो नाभिक है, आयरन नाभिक, उससे के संगत बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तकरीबन 8 MeV है, सबसे ज़्यादा। मतलब इसके राइट हैंड साइड में अगर इधर जाएंगे तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान घटता है, लेकिन कम घटता है। लेकिन इधर अगर उसके हल्के नाभिकों के लिए आएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान तेजी से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात यह है कि यहाँ पे जिगजैग क्या मतलब है, जिगजैग का मतलब यह है कि जिन हल्के नाभिक है, इधर वाले कौन से नाभिक है, इधर वाले हल्के नाभिक, तो हल्के नाभिकों में जो है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 2, 4, 6, 8, 16 ये हो, तो वह आसपास के, तो वह आसपास, आसपास का मतलब ये, जैसे ये वाला, इससे ज़्यादा ये स्थायी है, तो आसपास के नाभिकों की तुलना में ज़्यादा स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन है, इस तरह की स्टडी आई है। दूसरा ये, दूसरा हम क्या देख पा रहे हैं इस ग्राफ से, कि जिनमें द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 आदि हो, तो वो बाय डिफॉल्ट वो अतिरिक्त मोर स्टेबिलिटी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं वो, ये बिना किसी कारण दिखाते हैं, इसलिए इन नंबर्स को, स्पेसिफिक नंबर्स को मैजिक नंबर्स कहते हैं। कौन से मैजिक नंबर, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये मोर स्टेबिलिटी दिखाते हैं।
दूसरी बात क्या सामने आ रही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान ज़्यादा है तो नाभिक के स्थायित्व का मापन है, वह नाभिक उतना स्थायी होगा। भाई ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक ही प्रोटॉन या एक ही न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए हमको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, वो आसानी से टूटेगा नहीं। दूसरा ये है कि इस ग्राफ से हम फ्यूजन और फ्यूजन को भी समझ सकते हैं कि आखिर इस नेचर में फ्यूजन और फ्यूजन की घटना क्यों घटित होती है। क्या ये यूनिवर्स लो स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है या हायर स्टेबिलिटी से लोअर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ये जो ग्राफ है वो तो ये शो करता है कि कोई भी सिस्टम लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की ओर अप्रोच करता है। जैसे फ्यूजन क्यों होता है इस दुनिया में, इससे पता लग जाएगा फ्यूजन क्यों होता है। नाभिक के विखंडन की घटना की व्याख्या करता है। जैसे हैवी नाभिक आएंगे, इस वाले एरिया में हैवी नाभिक आएंगे और इस वाले एरिया में कौन से आएंगे, हल्के नाभिक। तो जब कोई मान लीजिए कोई भारी नाभिक है 92 ले ले यूरेनियम, तो इसके संगत जो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख रहे हैं वो तकरीबन 5 है। लेकिन जब इसको हल्के नाभिकों में डिवाइड कर दे, जैसे बेरियम, बेरियम का कितना होता है 56, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, तो स्वाभाविक है वो इस कहीं इधर आएगा, इस यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। अब इन दोनों का, इसका और इसका एवरेज कितना आएगा, इसके बीच में आएगा। तो ये बीच में आने के बाद में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, तकरीबन बढ़ जाएगी पहले से। पर न्यूक्लियन का मान 7.6 पर इलेक्ट्रॉन, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आएगी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान बढ़ गया। कब बढ़ा, ये विखंडन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद। तो बढ़ गया तो भाई स्थायित्व बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या था, पहले स्टेबिलिटी कम थी, अब मोर स्टेबिलिटी होगी, इसलिए इस नेचर में विखंडन की घटना पाई जाती है। ऐसे ही नाभिकीय संलयन की घटना क्यों पाई जा रही है कि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। जैसे ये हल्के नाभिक है, यहाँ पे 1s2 है और 1s2 है, हाइड्रोजन के नाभिक है, वो हीलियम नाभिक में कन्वर्ट हो जाते तो 2He4 कहीं ऊपर जाएगा। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ थी, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़ा नाभिक बन गया तो ऊपर चला गया ना ग्राफ, ये ऐसे चला गया ना, तो ये बढ़ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया सेलेन की वजह से भी, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यही कारण है कि नेचर में लोअर स्टेबिलिटी फील्ड से कोई भी सिस्टम हायर स्टेबिलिटी फील्ड की तरफ अप्रोच करता है, इसलिए ये घटना पाई जाती है। तो हम इससे न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, इसके आधार पे आपके बुक में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो मैं स्टूडेंट से आग्रह करूँगा कि वो उस न्यूमेरिकल्स को करे, ताकि ये जो फिजिक्स का कंटेंट जो हम बता रहे हैं आपको, जो मैं समझा पा रहा हूँ, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप घर पे सब लोग सुरक्षित होंगे इस कोरोना महामारी में, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आप कंटिन्यू इस ऑनलाइन जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू पढ़ें, ताकि आपको सीक्वेंस बन जाए, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फिजिक्स को लर्न करने में। थैंक यू वेरी मच।